14 अप्रैल है, मतलब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम एक बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो दरअसल उनकी जीवन के अहम पड़ावों से जुड़े कुछ सीधे और तथ्यात्मक प्रश्नोत्तरों का एक कलेक्शन है। मतलब एक तरह का Q&A है। हाँ, तो आज हमारा मिशन ये है कि इन बिखरे हुए तथ्यों और तारीखों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इन्हें जोड़कर उस पूरी असाधारण यात्रा को समझना है। सही कहा। मैं हमेशा मानती हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक व्यक्ति जो समाज के सबसे निचले और बहिष्कृत हाशिए से आता है, वो आगे चलकर पूरे देश का संविधान लिख डालता है। ये सफर अपने आप में अकल्पनीय है। एकदम। तो ठीक है, इसे थोड़ा समझते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। मतलब ये कहानी है जिद की, शिक्षा की और पूरी व्यवस्था से सीधे टकराव की। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है उनके जन्म से। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू छावनी में। महू छावनी मतलब उनके पिता सेना में थे। बिल्कुल। उनके पिता रामजी मोलाजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और उनकी माता भीमाबाई का देहांत 1896 में ही हो गया था, जब अंबेडकर जी महज 5 साल के थे। अब यहाँ एक बात बहुत अजीब लगती है मुझे। पिता सेना में सूबेदार है, मतलब एक सम्मानित पद है उनके पास। हाँ, रुतबा तो था। लेकिन वे महार जाति से आते थे, जिसे उस दौर में अछूत माना जाता था। तो एक तरफ वर्दी का सम्मान है और दूसरी तरफ समाज का वो भयानक बहिष्कार। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास था उनके बचपन का। सेना में होने की वजह से परिवार में अनुशासन और शिक्षा तो थी, लेकिन समाज का ढांचा इतना कठोर था कि वो वर्दी भी उन्हें छुआछूत के दंश से नहीं बचा सकी। मतलब अगर हम एक रूपक के एनालॉजी से समझें, हाँ। तो कल्पना कीजिए कि शिक्षा ज्ञान का एक कुआं है। हाँ। लेकिन आपको उस कुएं तक जाने की सख्त मनाही है। बिल्कुल। आपको स्कूल में क्लास के अंदर नहीं बल्कि बाहर बैठना पड़ता है, और अगर प्यास लगे तो पानी पीने के लिए भी किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का मोहताज होना पड़ता है, जो बहुत ऊंचाई से आपके हाथों पर पानी डालता है ताकि बर्तन ना छू जाए। हाँ, मतलब अगर वो व्यक्ति नहीं आया तो आपको दिन भर प्यासा रहना पड़ेगा। एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर होता होगा? यहाँ जो बात सबसे रोचक है और जो मुझे एक विशेषज्ञ के तौर पर बहुत हैरान करती है, वो ये है कि इस तरह के शुरुआती अपमान और अभाव मतलब किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकते। साधारण इंसान तो पक्का टूट जाएगा, हीन भावना से भर जाएगा, है ना? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये सारे अनुभव एक उत्प्रेरक मतलब एक कैटलिस्ट बन गए। ये व्यक्तिगत पीड़ा उन्हें झुका नहीं पाई, बल्कि ये आगे चलकर एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन का आधार बन गई। क्या बात है। और इस व्यवस्था से टकराने के लिए उन्होंने जो हथियार चुना वो था शिक्षा। और उसके बाद उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। वे भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बने थे। अरे वाह, मतलब क्लासरूम के बाहर बैठने वाला लड़का अब यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। और सफर यही नहीं रुका। इसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज की आर्थिक मदद से उन्हें सीधा कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजा गया, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क? हाँ, और फिर 11 नवंबर 1917 को वे बैरिस्टर के पढ़ाई के लिए लंदन भी गए। ये छलांग वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब महाराष्ट्र के एक गांव के स्कूल से सीधा न्यूयॉर्क और लंदन के शीर्ष विश्वविद्यालय। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, इस वैश्विक शिक्षा ने मतलब उन्हें अकादमिक ज्ञान तो दिया ही होगा, लेकिन उनके नजरिए को इसने किस तरह बदला? बहुत गहरा असर डाला। देखिए, जब वे कोलंबिया और लंदन में पढ़ रहे थे तो उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं रटी, उन्होंने दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और मानवाधिकारों को बहुत करीब से देखा और समझा। अच्छा, मतलब एक तुलनात्मक नजरिया मिला उन्हें। हाँ, उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में ऐसे भी समाज हैं जहाँ इंसान की हैसियत उसकी जाति से नहीं, उसकी काबिलियत से तय होती है। इस शिक्षा ने उनके नजरिए को पूरी तरह से खोलकर रख दिया। तो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वे भारत लौटे तो क्या समाज का नजरिया उनके प्रति बदला? मतलब अब तो वो बैरिस्टर थे, कोलंबिया से पढ़े हुए थे। यही तो इस देश की सबसे बड़ी विडंबना थी। शिक्षा और डिग्रियां भी समाज की उस सोच को नहीं बदल पाईं। जब वे वापस आए तो बड़ौदा रियासत में उन्हें सैन्य सचिव यानी मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। बहुत बड़ा पद है ये तो। बहुत बड़ा पद है, लेकिन वहां भी उन्हें उसी छुआछूत का सामना करना पड़ा। रहने के लिए जगह नहीं मिली, एक पारसी सराय में ठहरना पड़ा, और जब पहचान खुली
तो वहां से भी बेइज्जत करके निकाल दिया गया। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है। और अंततः इसी वजह से उन्हें वो प्रतिष्ठित नौकरी छोड़नी पड़ी। यहीं पे मुझे एक पुशबैक देना है, मतलब एक सवाल उठाना है। कोई भी आम इंसान जिसने बचपन से इतनी गरीबी और बहिष्कार झेला हो, वो इतनी मुश्किल से मिली एक सुरक्षित और ताकतवर सरकारी नौकरी से समझौता कर लेता? हाँ, ज्यादातर लोग यही करते। है ना? वो सोचता कि यार मुझे तो मेरा मुकाम मिल गया, अब मैं क्यों लड़ूं? आखिर उन्होंने इसे छोड़ने का इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यही वो क्षण था जहां उनकी व्यक्तिगत सफलता एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी में बदल गई। कैसे? ये पद के बावजूद मेरे साथ ये सुलूक हो रहा है तो गांव में बैठे उन करोड़ों अनपढ़ और गरीब अछूतों का क्या हाल होता होगा। सही बात है। बस उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वो इस अछूत समाज की कठिनाइयों को जड़ से समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है उनके सीधे संघर्ष की, मतलब सड़कों पर और कागजों पर क्रांति। उन्होंने पत्रकारिता का सहारा लिया, मूक नायक जैसी पत्रिका निकाली। हाँ, और 1923 में उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट से अपनी वकालत भी शुरू कर दी थी। और फिर 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत का प्रकाशन। मुझे लगता है इसी दौरान उनका वो सबसे शक्तिशाली नारा भी सामने आया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बिल्कुल, ये 3 शब्द सिर्फ नारा नहीं थे, ये पूरी एक कार्यप्रणाली थी। बिना शिक्षा के आप संघर्ष नहीं कर सकते और बिना संगठन के आपका संघर्ष टिक नहीं सकता। अब अगर हम उनके सफर को देखें तो वे सामाजिक जागरूकता से आगे बढ़कर संस्थागत और कानूनी लड़ाई की ओर मुड़ रहे थे। वे अपने विचारों को सीधा व्यवस्था का हिस्सा बना रहे थे। एकदम सही विश्लेषण है। 1928 में वे लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने और उसी दौरान साइमन कमीशन के सदस्य भी नियुक्त हुए। मतलब अब वे सीधे कानून बनाने वाली जगहों पर बैठ रहे थे। हाँ, 14 मार्च 1929 को उन्होंने विधानसभा में महार वेतन बिल पेश किया। अरे ये महार वेतन बिल क्या था, थोड़ा समझाएंगी? दरअसल उस समय महार समुदाय के लोगों से पीढ़ियों तक बेगार यानी बिना किसी निश्चित वेतन के अमानवीय काम कराए जाते थे। इस बिल के जरिए उन्होंने इस वंशानुगत गुलामी को खत्म करने और नकद वेतन की मांग की। मतलब आर्थिक आजादी के बिना सामाजिक आजादी बेमानी है। बिल्कुल, और सिर्फ फाइलों में ही नहीं, 3 मार्च 1930 को उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया। तो एक तरफ विधानसभा में बिल और दूसरी तरफ सड़कों पर मंदिर प्रवेश का आंदोलन, मतलब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पकड़ी है। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे और इसी लड़ाई के दौरान भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदलता है जब 6 अगस्त 1930 को उन्हें गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण मिलता है। और यहीं से भारतीय इतिहास का वो पन्ना सामने आता है जहां उनका महात्मा गांधी के साथ एक वैचारिक टकराव होता है, 1932 का ऐतिहासिक पूना पैक्ट। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मोड़ था। अंबेडकर जी अछूतों के लिए पृथक निर्वाचका यानी अलग चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जबकि गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। और हम यहाँ स्रोत में दिए गए तथ्यों की बिल्कुल निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। बिल्कुल, और स्रोत में एक बहुत ही विशिष्ट तथ्य का जिक्र है कि हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि कस्तूरबा गांधी खुद डॉक्टर अंबेडकर के पास महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने आई थी। मतलब डॉक्टर अंबेडकर पर उस वक्त कितना भारी दबाव रहा होगा, एक तरफ उनके समुदाय के अधिकार और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े नेता की जान। बहुत बड़ा दबाव था और इसी के नतीजे में पूना पैक्ट हुआ, जहां उन्होंने अपनी मांग वापस ली और आरक्षित सीटों पर सहमति बनी। इस घटना ने साबित कर दिया कि वे राष्ट्रीय राजनीति का कितना अहम हिस्सा बन चुके थे। हाँ, और इसी के बाद वे सरकारी लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य भी नियुक्त हुए 13 अक्टूबर 1935 को। बिल्कुल। अब अगर हम इस सफर को आगे बढ़ाएं तो हम आजाद भारत के निर्माण की तरफ पहुंचते हैं। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और उन्हें वो जिम्मेदारी मिली जिसने भारत का भविष्य तय किया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत। संविधान का निर्माण, स्वतंत्र भारत का नया संविधान। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को स्कूल में पानी पीने के लिए किसी और का मोहताज होना पड़ता था, उसी ने देश का सबसे बड़ा कानून लिख डाला। ये इतिहास का सबसे बड़ा न्याय है, मैं तो यही मानती हूँ। लेकिन
यहाँ कहानी में एक बहुत गहरा दर्द भी है। इतना कुछ हासिल करने के बाद जब हम उनके जीवन के अंतिम वर्षों को देखते हैं तो एक गहरी निराशा नजर आती है। हाँ, ये बहुत दुखद पहलू है। 18 मार्च 1956 को आगरा में उन्होंने बहुत भारी मन से कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और इतना ही नहीं, अपने पीए नानक चंद रत्तू के जरिए उन्होंने अपने अनुयायियों को एक संदेश भी भिजवाया था। उन्होंने कहा था, इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब संविधान बन गया, कानून मंत्री वो बन गए, आरक्षण लागू हो गया, फिर समाज के पढ़े लिखे वर्ग से उन्हें ये निराशा क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब उनके समुदाय के लोग पढ़ लिख गए, पदों पर पहुंच गए, तो वे अक्सर अपने ही समाज के उन लोगों को भूल गए जो अब भी पीछे छूट गए थे। व्यक्तिगत सफलता तो मिल गई, लेकिन जो सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास डॉक्टर अंबेडकर में था, वो उस नई पीढ़ी में नहीं दिखा। ये तो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल। और शायद इसी सामाजिक जड़ता को तोड़ने के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में लगभग 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 10 लाख लोग, मतलब ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। हाँ, उन्होंने दी बुद्धला एंड हिज धम्मा नाम की अपनी महान पुस्तक भी लिखी। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जो पूरी तरह से समानता और वैज्ञानिक सोच पर आधारित हो। और इनकी इसी दूरदर्शी सोच का एक बहुत ही कमाल का वाक्य स्रोत में दिया गया है, जिसने राजशाही की पूरी अवधारणा को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा था, राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारे वोट की जरूरत है। क्या बात है! मतलब लोकतांत्रिक शक्ति का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। और उनके इसी असाधारण योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन क्या साबित करता है? मैं मानती हूँ कि उनका जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि शिक्षा और संगठित संघर्ष किसी भी दमनकारी व्यवस्था को बदल सकते हैं। क्लासरूम के बाहर जमीन पर बैठने से शुरू हुआ एक सफर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नियम तय करने पर जाकर मुकाम पाता है। ये अकल्पनीय है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की चर्चा हम यहीं रोकते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ के जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें वोट की ताकत तो दे दी, जिससे राजा का चुनाव हुआ रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से होने लगा है। हाँ। लेकिन जब वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है। क्या केवल संसद में कानून बदल देने से या कागजों पर अधिकार लिख देने से समाज की सदियों पुरानी मानसिकता वाकई बदल जाती है? सोचने वाली बात है। या फिर सामाजिक चेतना और आपसी भाईचारे के बिना सबसे बेहतरीन संविधान भी अपने आप में अधूरा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। तो इसी के साथ आज के इस गहन अध्ययन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सोचते रहिए।